मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, या आपकी जो यूनिट थर्ड है, कौन सी यूनिट थर्ड है? यूनिट नंबर थर्ड है, उसका रिवीजन करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? रिवीजन करवाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, उसका ऑलरेडी मैंने रिवीजन करवा दिया है, और उसका जो आपके सामने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहां से जाकर आपको क्या कर लेना है, अच्छे से उसका रिवीजन करने वाला है। यह आपकी रिवीजन क्लास नंबर 2 होने वाली है। कौन सी होने वाली है? रिवीजन क्लास 2 होने वाली है। इसमें आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड के सारे कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन करवाऊंगा, पूरे के पूरे 2D जो आपके सामने पूरे के, क्योंकि ज्योग्राफी है उसमें मैप वगैरह या आपके सामने जो चित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह के माध्यम से, पिक्टोग्राफी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देख लो भाई, एक बार नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, सारे के सारे पिक्चर्स, हर चीज के बाकायदा पिक्चर लेकर आए हूँ। बहुत ही शानदार आपके सामने नोट्स हैं। आपको बस क्या करना है, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर का अभी टारगेट ले रखा है, और अभी तक आप बच्चों ने टारगेट मेरा वो अचीव नहीं कराया है। भाई करो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि 30,000 सब्सक्राइबरों का टारगेट है वो अचीव हो सके। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो जरूर से खरीद सकते हो। इसकी फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको। जो जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा इस यूनिट नंबर थर्ड की, लेकिन मिलेगी उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। कहां मिलेगी? वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूं। एक बार के लिए क्लास को शुरू कर लो भाई। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, जो पॉपुलेशन से संबंधित, जो यूनिट नंबर थर्ड है, इसमें पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो लोग दुनिया में कहां बसते हैं? दुनिया में लोग कहां बसते हैं और कितनी संख्या में बसते हैं? तो देखो, दुनिया में लोग है ना, हर जगह बसते हैं। आज के समय मनुष्य चांद तक पहुंच गया, तो मनुष्य लगभग हर जगह बसता है, कुछ एक जगहों को छोड़कर। लेकिन कहीं कहीं पर जनसंख्या, कहीं कहीं पर आपके सामने जो पॉपुलेशन है, क्या है? कहीं कहीं पर आपके सामने जो जनसंख्या या पॉपुलेशन है, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है। क्या होती है? वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना। और कहीं पर आपके सामने बहुत कम होती है। अगर अपन राजस्थान की बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर अपन राजस्थान की बात करें, तो अगर अपन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले क्षेत्र में जाएं, वहां की जो पॉपुलेशन है वो आपके सामने अलवर, भरतपुर, जयपुर के मुकाबले कम है। क्या है? कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है भाई? इसी चीज के बारे में अपन क्या करेंगे, इस जो पूरा का पूरा यूनिट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यहां पर दो चित्र दिखाए गए। एक चित्र में क्या है, दो लोग आपके सामने, जो सहारा डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। देखो, जो सहारा डेजर्ट है, इसके अंदर है ना, सहारा डेजर्ट का उदाहरण दिया गया। यहां पर आपके सामने दो लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, दो ही लोग हैं यहां पर, बस इतने लोग रहते हैं। और दूसरी तरफ आपके सामने गंगा के मैदान दिखाए गए हैं, जहां पर आपके सामने क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है ना। यहाँ पर इधर की साइड में खेतों के मैदान भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है, जो लोग है ना, वो रेगिस्तानी, या जहां पर रहना मुश्किल है, क्या है, जहां का रहना मुश्किल है, जहां पे आपके सामने रहन सहन, जीवन यापन करना मुश्किल होता है, वहां पर लोग कम रहते हैं। और जहां पर जीवन यापन करना आसान होता है, क्यों? गंगा के मैदान थे, पुरानी सभ्यताएं, आप सबको पता है किसके किनारे पैदा हुई भाई? जितनी भी जो नदियां है ना, जितनी भी जो रिवर है, उसके किनारे पहले से ही जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो आपके सामने उत्पन्न होनी शुरू हुई। क्यों हुई? सिंधु घाटी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई, सिंधु नदी के किनारे, है ना। ऐसे नील नदी के किनारे इजिप्ट और मिस्र वाली सभ्यता देखने को मिली। मेकांग नदी के किनारे आपके सामने चीनी सभ्यता देखने को मिली। तो जितनी भी, अमेजोन नदी के किनारे अमेजोन सभ्यता देखने को मिलती है, उधर की ब्राजील की सभ्यता देखने को मिलती है। तो जो जितनी बड़ी बड़ी इस दुनिया में नदियां हुई, उन्हीं के किनारे सारी की सारी पुरानी सभ्यताएं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य के जीवन के लिए, क्या, मनुष्य के जो जीवन के लिए, मनुष्य का जो जीवन है ना, उसके लिए पानी सबसे मूलभूत इकाई है। क्या है? पानी सबसे मूलभूत इकाई है। और पानी कहां से मिलता था मनुष्य को? नदियों के किनारे। और फिर पानी से इंसान अपना पशुपालन भी कर सकता था, कृषि भी कर सकता था, सब कुछ करना आसान था। इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या में बसे, और इसीलिए यूपी बिहार वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है भारत में। अच्छा, अलवर, भरतपुर और जयपुर के अंदर क्या है? मैदानी क्षेत्र है।
कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। नदियां भी थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा तो नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, और वहां पर आपके सामने जीवन यापन करना आसान है। किसके बजाय? जैसलमेर बाड़मेर। अब आप जैसलमेर बाड़मेर में रहते हो, पानी आपको मिलेगा नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, दूर दूर तक कोई साधन नहीं है, तो क्या लोग रहेंगे? रहेंगे तो भी धीरे धीरे छोड़कर आपके सामने शहरों की तरफ बसना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? तो जहां पर जीवन यापन करना मुश्किल होता है वहां पर कम जनसंख्या रहती है, जहां पर जीवन यापन करना आसान होता है वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या का वितरण असमान होता है, मतलब जनसंख्या ना आपके सामने, जनसंख्या कभी भी समान रूप से नहीं बसी होगी पूरी दुनिया में। जहां पर आपके सामने जनसंख्या सबसे ज्यादा वहीं पर बसती है जहां पर जीवन यापन करने के तरीके आसान होते हैं। चलिए, जनसंख्या वितरण के 3 स्तंभ रहते हैं, है ना। पहला स्तंभ क्या आपके सामने? भौतिक कारक। क्या होता है? फिजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या कहता है आपके सामने? भौतिक कारक क्या कहता है? जहां पर आपके सामने कोई भी मनुष्य ना ऐसी जगह पर रहना ज्यादा पसंद करता है। फिजिकल फैक्टर नहीं भाई, हाँ फिजिकल फैक्टर, जहां पे आपके सामने क्या उसको रहने सहने के लिए जीवन अच्छा मिले। समझ में आ गया? जैसे कि कोई ऐसी जगह जहां की मिट्टी अच्छी है, क्या है? अच्छी मिट्टी है, जैसे गंगा के मैदान है, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो क्या होता? वहां पर खूब सारे लोग रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले के समय आपके सामने पूरा का पूरा जीवन यापन कृषि पर निर्भर करता था। अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छी खेती होगी, और अच्छी खेती होगी तो ज्यादा से ज्यादा वहां लोग रहना पसंद करेंगे। समझ में आ गया? तो लोग है ना पहाड़ों के बजाय पठारों के बजाय मैदानी क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सामने जीवन यापन करना आसान है ना। वहां पर खतरे कम है, वहां पर आपके सामने इकोनॉमिक आर्थिक साधन ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे जगह पर ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं भाई, जहां पर थोड़ा आपके सामने ठीक ठाक तापमान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, पानी की उपलब्धता सही से, और पर्यावरण भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। फिर अगले वाला फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर आता है? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर हमें क्या कहता है? आर्थिक पहलू क्या कहता है? आर्थिक कारक या आर्थिक पहलू कहता है कि लोग है ना गांवों के बजाय शहरों में ज्यादा बसते हैं। भाई लोग, आर्थिक पहलू यही कहता है कि जहां पर इंसान को पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाने का या जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत इकाइयां या मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मूलभूत सुविधा क्या होती है? एजुकेशन, है ना, शिक्षा, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन। समझ में आ गया आपको? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सब चीजें इंसान को मिले, कि शिक्षा अगर मनुष्य को अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, है ना, रोजगार लोगों को कहीं पर मिल रहा है, और मूलभूत सुविधाएं, खाना पानी या वातावरण अगर अच्छा मिल रहा है, वहीं पर लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों को आसानी से क्या मिल जाता है भाई? जो जीवन यापन करने के जो अन्य कारक होते हैं, खास करके इसमें जो इकोनॉमिक पहलू होता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन जहां पर ज्यादा रहते हैं वहां पर इंसान ज्यादा बसते हैं। भाई आज आप खुद देख लो, आज यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, कल आपकी जॉब लगेगी, और जहां पर आपके सामने नौकरियां होंगी वहीं पर आप काम करने जाओगे, है ना। तो इसीलिए लोग शहरों में ज्यादा रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है? नौकरियों के ज्यादा साधन है। किसके साधन है? नौकरियों के ज्यादा, नौकरी करने के ज्यादा साधन है। किसके साधन है? नौकरी करने के ज्यादा साधन है। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाला होता है आपके सामने सोशल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? अगले वाला कारक होता है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर हमें क्या कहते हैं? सामाजिक कारक क्या होते हैं? जो मैंने अन्य पहलू बताए थे ना आपको, एजुकेशन, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई आपके सामने, है ना, आपके सामने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बढ़िया रोड है ना, बढ़िया आपके सामने रहने की सुविधाएं देखने को मिलती है, वहां पर रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और आपके सामने सोशल सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह के आपके सामने पूरी सिक्योरिटी, वो सोशल फैक्टर होते हैं, वहां पर आपके सामने अधिक जनसंख्या रहती है। तो 3 फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर में जो वातावरण, ज्योग्राफी है, वो अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, कम तापमान नहीं होना चाहिए, है ना। लद्दाख वाले क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करते हैं। क्यों? तापमान आपके सामने क्या है? असमान रहता है। जैसलमेर में कम रहेंगे। पहाड़ी क्षेत्र हो तो आपके सामने तो भी ठीक है, क्योंकि वातावरण रहता है, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, और अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए लोगों को रहने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे कहते हैं? उद्योग होने चाहिए, है ना, आपको जॉब आसानी से मिल जाए, और आपके सामने अन्य सुविधाएं वो भी मिल जाए। अगले वाला होता है सोशल फैक्टर।
सोशल फैक्टर क्या कहता है, आपके सामने स्कूल होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और सोशल प्रोटेक्शन है वो आपको मिलना चाहिए। समझ में आ गया। अब जनसंख्या के असमान संतुलन कैसे काम करता है, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन है, कहीं पर कम जनसंख्या, अंडर पॉपुलेशन है, और कहीं पर आपके सामने संतुलित जनसंख्या। तो हम वो कौन कौन से पहलू होते हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या वो अधिक है, कहीं पर कम जनसंख्या और कहीं पर आपके सामने अधिक जनसंख्या। समझ में आ गया भाई। अधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, देखो एक ताकड़ी है जिसमें क्या है, संसाधन है, ये जो दूसरे पहलू में संसाधन है। अब आप कहोगे सर संसाधन क्या होते हैं, संसाधन होते हैं वातावरण, पानी, है ना, रोजगार और भूमि, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो जहां पर क्या होता है भाई, अधिक जनसंख्या होती है वहां पर लोग है ना संसाधनों से ज्यादा रहेंगे, क्या रहेंगे, संसाधन ज्यादा रहेंगे, और आपके सामने जनसंख्या वो कम रहती है। जैसे कि शहर का एग्जांपल लूं, जयपुर शहर है, जयपुर का शहर है, आप जयपुर शहर के आपके सामने मान लो कि 100 कितना बताऊं मैं आपको, एक 4 मकान बनाने की जगह है, कितने, 4 मकान बनाने की जगह है। उन 4 मकान बनाने की जगह में आपके सामने कम से कम 10 से 15 लोग रह लेंगे। कितने लोग, 10 से 15 लोग आराम से रह लेंगे। वहीं पर आपके सामने गांव में आपके सामने कम से कम 50 घरों की जगह होती है ना, तब कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। समझ में आ गया। तो क्या रह रहा है यहां पर, आपके सामने संसाधन कम है, संसाधन क्या, भूमि कम है, शहरों में लोग ज्यादा है, भूमि कम है, इसीलिए आपके सामने ज्यादातर लोग रहते हैं। इसी को अधिक जनसंख्या और पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कम जनसंख्या, कम जमीन रहती है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से बेरोजगारी जैसी चीजें वो फैलती हैं। समझ में आ गया। ज्यादा अब शहरों में भी क्या धीरे धीरे आपके सामने जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि रोजगार करने के संसाधन कम है। कम जनसंख्या, कम जनसंख्या क्या कहती है, अंडर पॉपुलेशन क्या कहती है आपको, अंडर पॉपुलेशन, आपको अंडर पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, अंडर पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब संसाधन ज्यादा और लोग कम। समझ में आ गया, बहुत सारे संसाधन लेकिन लोग कम रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जमीन ज्यादा लोग कम है, तो बहुत दूर दूर तक आपके सामने लोग रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जमीन है। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बना देता हूँ आपको देखने में भी अच्छा, ऐसा ही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा पूरा सेम ही देख लेना, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सभी के सभी उनके प्रमुख शहर जितने, एडिलेड, है ना, सिडनी, कैनबरा, ये जितने भी शहर है ना, सब तटीय इलाकों में है, सबके सब तटीय इलाकों में है। जो बीच वाला क्षेत्र है ना, वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत कम लोग आपके सामने वहां पर जीवन यापन करते हैं। बहुत स्वच्छ वातावरण है, 10-15 तक का AQI देखने को मिलता है, स्वच्छ जल, बहुत शानदार जीवन है वहां के लोगों का, क्योंकि वहां पर संसाधन ज्यादा है और कम जनसंख्या में लोग रहते हैं। और ये ऐसी वाली भारत की ना, भारत हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, समझ में आ गया, बांग्लादेश हो गया, एशिया के जितने लोग देश है ना, वो इस चीज के, इस सिचुएशन में रहते हैं जहां पे ओवर पॉपुलेशन, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यहाँ पर आते हैं। संतुलित जनसंख्या, जहां पर आपके सामने जितनी संसाधन है ना, उतने ही लोग रहते हैं। जब जनसंख्या और संसाधनों की जो संख्या वो संतुलित मात्रा में रहती है, उसी को क्या कहते हैं भाई, जितना खाना पानी, अनाज, जितनी जरूरतें रहती हैं उतने लोग रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, संतुलित संसाधन। जैसे नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूरोपीय देश, कौन से देश, यूरोप के देश इसके श्रेणी में आते हैं, जहां जितनी जनसंख्या उतने ही लोग रहते हैं। अब धीरे धीरे यूरोप के देश है ना, वो भी कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आने लगे हैं। चलिए भाई, जनसंख्याकी संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत बताता है समय के साथ जनसंख्या कैसे बढ़ती है। जनसंख्याकी संक्रमण सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया। जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत बताता है कि समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती रहती है। क्या है, समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ जनसंख्या, उसमें कैसे बदलाव आता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि यह जनसंख्या है, क्या है, जन्म और मृत्यु दर यहां पर दिखाई गई है। एक जनसंख्या होती है प्रथम चरण, जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक, जनसंख्या कम, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर सी रहती है। क्या रहती है आपके सामने, पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि एक समय होता है जब जन्म दर है ना, जन्म दर ये और मृत्यु दर, ये दोनों क्या अधिक है, अधिक जरूर है, लेकिन दोनों क्या समान मात्रा में, लगभग समान मात्रा में आपके सामने। समझ में, अधिक जरूर है, देखना यहाँ पर बहुत ऊंचाई में चल रही है जन्म दर और मृत्यु दर, लेकिन लगभग समान सी चल रही है, एकदम पैरेलल चल रही है। तो जनसंख्या आपके सामने ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्या है,
जनसंख्या आपके सामने ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपके सामने जो जन्म दर है ना, उसी के बराबर मृत्यु दर है ना। लगभग अधिक जरूर है, लेकिन दोनों लगभग आपके सामने खुद को बराबरी का हिस्सा पाके रख रखती है। इस वजह से जो आपके सामने क्या है, जो प्रथम चरण होता है इसमें जनसंख्या वो ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, एक समय आता है जब क्या होता है, आपके सामने मृत्यु दर तो हो जाती है कम, लोग क्या होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने लग गई है ना, युवा जनसंख्या ज्यादा हो गई है ना, और आपके सामने क्या हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लग गई, लोगों की जीवन जो प्रत्याशा वो बढ़ने लग जाती है। इसके वजह से क्या, मृत्यु दर तो हो जाती है लोगों की कम, और जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या है, जन्म दर जो बढ़ जाती है, जन्म दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है। अब देखो कितना गैप हो गया, पहले दोनों बराबर थी तो जनसंख्या के बहुत कम तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों बराबर में चल रही थी, लोग उतनी जनसंख्या में मर रहे थे जितनी जन्म दर हो रही थी। अब क्या, मृत्यु तो हो रही है कम और लोगों की आपके सामने जन्म ले रहे हैं ज्यादा, तो आपके सामने क्या है, देखो कितना जनसंख्या में गैप आ गया, तो जनसंख्या काफी बढ़ती है। ये द्वितीय चरण होता है। और ये कैसा, भारत जैसे देशों में ये सिचुएशन है, भारत या एशिया के जो साउथ एशिया के जितने देश है ना, उन सब में इस समय ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। फिर एक समय आता है जब आपके सामने जो जन्म दर और आपके सामने मृत्यु दर है ना, वो दोनों कम हो जाते हैं। मतलब जन्म दर लोगों को जन्म भी कम देने लग जाते हैं और मृत्यु भी कम होने लग जाती है, जब जनसंख्या स्थिर हो जाती है या नेगेटिव में जाना शुरू कर जाती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन इस समय चाइना, जापान, इटली है ना, जैसे आपके सामने देश है, वो इस समय की सिचुएशन को भोग रहे हैं, जहां पर आपके सामने क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम चल रही है, जनसंख्या लगभग स्थिर और आपके सामने नकारात्मक श्रेणी में जा रही है। ये सबसे ज्यादा है, और ये ट्रिक को अपने ध्यान रख लेना। इसके 3 चरण होते हैं, जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत के 3 चरण है। पहले चरण में जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों ही लगभग आपके सामने बहुत अधिक रहती है, लेकिन दोनों बराबर चलती है, इस वजह से जनसंख्या कम बढ़ती है। एक समय आता है जब जनसंख्या और आपके सामने जनसंख्या होती है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर है ना, मृत्यु दर वो तो होती है कम और जन्म दर है वो रहती है ज्यादा। फिर एक समय आता है आपके सामने जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों आपके सामने कम हो जाती है, इस समय इस जनसंख्या स्थिर रहती है या आपके सामने कम हो जाती है। समझ में आ गया ना? अरे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है ये कॉन्सेप्ट। अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़े, लोग कैसे और कहां जाते हैं। पहले लोग मतलब अपनी जगह से छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो लोग किस तरीके से जाते हैं भाई, गांव के रामू है ना, उसको क्या नहीं मिला, आपके सामने गांव में काम नहीं मिला, उसके कृषि नहीं है, उसके पास खेती नहीं गांव में करने के लिए, या उसके 4 भाई हैं, उसको वो इतनी पैसे नहीं कमा पाता है कि अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाए, तो वो क्या कर रहा है, अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है रोजगार के लिए। तो लोग जब अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रवास या प्रवास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रवास। और जो लोग वहां पर दूसरी जगह रहते उनको प्रवासी के नाम से जाना जाता है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्तियों का अपना जीवन यापन करने के लिए जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रवास के नाम से जाना जाता है, जब लोग अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। अब प्रवास भी 2 प्रकार का होता है। पहले वाला प्रकाश होता है आंतरिक प्रवास, देश के अंदर, कहां पर लोग देश के अंदर ही प्रवासन करते हैं। जैसे बिहार के लोग गुजरात में रोजगार करने के लिए चले गए, राजस्थान के लोग कर्नाटक के तरफ, कर्नाटक है ना, साउथ इंडिया की तरफ करने के लिए चले गए, राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र के लोग है ना, आपके सामने यूपी के लोग आपके सामने पंजाब में काम करने के लिए, राजस्थान में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी को आंतरिक प्रवास के नाम से जाना जाता है, कि लोग अपने देश के अंदर ही पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, कमाने के लिए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवास, इंटरनल, आपके सामने जो माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, इंटरनल माइग्रेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। अगले वाला होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास, देश से बाहर, जब आपके सामने आपके क्षेत्र से बहुत से लोग विदेश में कमाने जाते हैं। कहां पर जाते हैं? विदेश में कमाने। जैसे कि जब लोग आपके सामने विदेशों में कमाने जाते हैं, जैसे आप में से, आपके आसपास से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया है ना, इराक हो गया, यूएई हो गया, आपके सामने यूरोप हो गया, इटली वगैरह, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, इन जैसी जगह, अमेरिका भी काफी लोग अब जाने लगे, अमेरिका और कनाडा। तो ऐसे लोग जो आपके सामने कमाने के लिए दूसरी जगह, दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास के नाम से, इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से उसको जाना जाता है, जहां पर लोग देश से बाहर कमाने जाते हैं। अब आंतरिक प्रवास होता है, उसके भी दो प्रकार होते हैं, गांव से शहरों की तरफ, शहरों से गांव की तरफ। अब क्या होता है, रामू के पास गांव में कमाई करने के साधन नहीं थे, तो वो क्या शहरों में कमाने के लिए चला गया। क्यों? उसको किसका, उसको भाई आपके सामने, उसको जो मिस्त्री का काम अच्छा आता था, आर्किटेक्चर बढ़िया था, तो उसको क्या, उसको भाई शहरों में अभी खूब सारे मकान बन रहे हैं, खूब सारी बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो वहां पर उसको रोजगार मिल जाता, वहां पर कमाने के लिए चला गया। जब आपके सामने लोग कहां से जाते हैं, गांव से शहरों की तरफ रोजगार करने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवासन में ग्रामीण से शहरी प्रवासन के रूप में जाना जाता है। अगले वाला क्या है, फिर आपके सामने क्या हुआ, रामू कमाई, अच्छी कमाई चल रही थी, लेकिन कोरोना काल आ गया। क्या कहा गया, कोरोना काल आ गया, और शहरों में अब उसका जीवन यापन करना हो गया कम मुश्किल, क्योंकि वहां पर उसको ना रोजगार मिल रहा था, ना उसको जीवन यापन करने के साधन थे। तो वो क्या हो गया, फिर से अपने गांव में कृषि करने के लिए आ गया। तो इस प्रकार के जो प्रवास, जिसमें लोग शहरों से गांव की तरफ आपके सामने काम करने के लिए आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, शहरी से ग्रामीण प्रवास के नाम से जाना जाता है। समझ में आगो ना? अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यो, आओगो माइग्रेशन वाला टॉपिक है। प्रवासन, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कितने उदाहरण होते हैं, आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवास भी दो प्रकार का होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र, शहरी से ग्रामीण क्षेत्र। समझ में आ गया? अब लिख दोगे ना आप बनाकर आराम से। चलिए, अब जनसंख्या में आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है, रेवनस्टीन का प्रवास का नियम। कौन सा नियम? रेवनस्टीन के प्रवास का नियम आता है। किसका नियम आता है? रेवनस्टीन के प्रवास का नियम। रेवनस्टीन प्रकाश का माइग्रेशन रूल के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर क्या होता है, रेवनस्टीन का आपके सामने, रेवनस्टीन ने क्या दिया, ग्रेविटी मॉडल दिया। क्या दिया? ग्रेविटी मॉडल दिया। अब ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आपने किसी गेंद को ऊपर की तरफ उछाला, उछाला तो क्या करेगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो उस गेंद को पृथ्वी की तरफ खींचती है ना। इसी को गुरुत्वाकर्षण मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो रेवनस्टीन ने ऐसे ही एक प्रवास का आपके सामने, ग्रेविटी का आपके सामने किसका, माइग्रेशन मॉडल दिया। इसमें उनके उनके द्वारा क्या कहा गया, जिस तरीके से आपके सामने गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, कोई भी चीज को आकर्षित करता है, उसी तरीके से क्या होता है, जहां पर आर्थिक संसाधन ज्यादा होंगे, जहां पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, जहां पर लोगों को जीवन यापन करने के संसाधन बढ़िया मिलेंगे, वहां पर लोग ज्यादा प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे ये आपका गांव है, समझ में आ गया। अब इस समय किसका टाइम चल रहा है, लावणी का, लावणी का टाइम चल रहा है। लावणी के टाइम में आपके गांव में क्या लावणी है, थोड़ी आपके गांव की खेती में पूरी तरीके से क्या कर लिया भाई, जो आपके सामने जितनी भी जो फसल थी उसको काट लिया। तो आपके गांव के लोग क्या करेंगे, आसपास के गांव में क्या करने जाएंगे, फसल कटाई के लिए चले जाते हैं, चले जाते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है, छोटा प्रवासन। इसको क्या बोला जाता है, छोटा प्रवास। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों में रोजगार, लोगों को रोजगार मिल रहा था, उन गांव में क्या है, लोगों को आकर्षित करने का मॉडल है। कम रोजगार के साधन है, कम रोजगार के साधन है, तो कम लोग वहां पर जाएंगे भाई। आपके गांव से कम 5 से 10 लोग ही वहां पर क्या जाएंगे, रोजगार करने के लिए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकता है, कम आकर्षण करने का कारण है। वहीं पर आपके पास एक शहर है, वहां पर डेली 100 लोग क्या जाते हैं, 100 मजदूर लोग हैं आपके सामने, 100 लोग कमाने जाते हैं। मजदूर हो गया, कोई भी रोजगार करने, 100 लोग रोजगार करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस शहर के अंदर ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कैपेसिटी है, वो ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पर बुलाएगा। फिर एक जयपुर जैसा शहर है, जहां पर आपके सामने हजारों, लाखों और हजारों संख्या में लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर इतना रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है। तो रेवस्टीन ने यही कहा, जहां पर आपके सामने, जो जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा आपके सामने रोजगार पैदा करने की, आर्थिक संसाधन देने की, रोजगार, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की क्षमता होगी, वो उतने ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और अधिकतर लोग प्रवास क्यों करते हैं, पैसे के लिए, इकोनॉमिक कारणों के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक कारणों की वजह से। किसके वजह से? आर्थिक कारणों की वजह से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अगले वाले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देखने को मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है। क्या कह रहा है भाई, जो विकसित देश हैं, जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, जैसे यूरोप के देश हो गए, अमेरिका, कनाडा जैसे देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा रहता है। और जो लोग अभी जो देश अभी विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, है ना, साउथ एशिया के जितने देश हैं वो विकासशील श्रेणी में आते हैं, उनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कम रहता है।
अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, उसको मापने के लिए 3 चीजों को देखा जाता है। पहला होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें आती हैं? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब कोई भी मनुष्य अगर कोई भी देश में जन्म लेता है ना, तो उसको जीवन यापन करने के लिए उसका जीवन काल कितना है, कितने समय तक वो स्वस्थ जीवन अपना जीवन जी सकता है, ये देखा जाता है। वहां के लोगों को शिक्षा कितनी मिलती है, वहां के कितने लोग अपने जो छोटी उम्र में अपनी कक्षाएं 14 साल से कम उम्र में अपने बच्चे कितनी स्कूल को छोड़ देते हैं, है ना। कितने लोग निरक्षर हैं, कितने लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, कितने लोगों को जीव आपके सामने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगले वाला, लोगों को कितना रोजगार मिलता है, लोगों को कितना आपके सामने जो अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लोगों को रोजगार के लिए परेशान नहीं करना होता। ये आय के साधन देखे जाते हैं। तो कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें 3 चीजें नापी जाती हैं। अब भाई कोई विकासशील देश है, उसमें भाई लोगों का जीवन खुशहाली पूर्ण जीवन होगा। क्यों? अच्छी हेल्थ मिलेगा, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गया? क्या रहेगा? अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मुफ्त में आपके सामने स्वस्थ शिक्षा है, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी आय होगी। लोग विदेशों में आपके सामने कमाने जा रहे हैं, विदेशों में अच्छा एजुकेशन मिल रही है, तो वहां का एसडीआई इंडेक्स है वो ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए भाई लास्ट वाला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। जनसंख्या का हमेशा वितरण समान होता है। प्रवास है जो माइग्रेशन और आर्थिक कारणों की वजह से होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, वो जनसंख्या को नापने का सबसे मुख्य कारक होता है। तो ये था आपके सामने जो यूनिट नंबर 3, जहां पर अपने वैश्विक जनसंख्या और मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। और ये आपके सामने वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसका कॉन्सेप्ट भी अपन ने अच्छे से समझ लिया है। तो कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।